तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी अधिनियम से पूछे गए हैं, और यहाँ आप देख सकते हो कि यूपीएसआई में ये 2021 में पूछा गया है। ये भी अधिनियम से रिलेट करता है, चेम्सफोर्ड सुधार से। तो ये भी 2021 में पूछा गया है यूपीएसआई में। यहाँ पर ये देख सकते हो 2017 में पूछा गया, और ये भी रिलेट कर रहा है किससे, जो मैं अभी क्लास लेने वाला हूँ यूपीएसआई के लिए, जो संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान का विकास क्रम से। और देखिए यहाँ पर देख सकते हो और ये देख सकते हो भारत सरकार अधिनियम। ये सभी अधिनियम जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वैसे तो पूछी गई हैं, लेकिन यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने सुबह ही देखिए एक बुक डाली थी आपके टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर ये बुक मैंने डाल दी है। इसमें ये देख सकते हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन भारत शासन अधिनियम से पूछा गया है। वहीं आगे बात करें, देखिए 1909 वाले भारत परिषद अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। यहाँ पर देख सकते हो ये रहा चेम्सफोर्ड सुधार से पूछा गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं जो क्लास करा रहा हूँ ये क्लास है आपके लिए बकवास है। किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और यहाँ पर देख सकते हो ये भी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में बने ही बने हैं। तो ये क्लास मैंने कहा था कि यूपीएसआई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, ये जो क्लासें हैं, आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं वनडे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक क्लास है संविधान की। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, और ये तीसरी क्लास है, और एक क्लास और लगेगी। उसके बाद ये 4 क्लासों में कवर हो जाएगा। क्लास छोटी है, हो सकता था मैं से 1.5 घंटे की क्लास में एक में ही कवर करा देता, लेकिन 15-15, 20-20 मिनट की क्लासें हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है भारत के संविधान का विकास क्रम। 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम जो तीसरी क्लास है इसके अंदर करने वाले हैं कुछ अधिनियम। इससे पहले कि जो मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाला ये मैंने करा दिया है बेसिक स्ट्रक्चर। ये टाइम लाइन से भी मैंने सारी चीजें करा दी हैं, और इनके क्वेश्चन आपको ये जो बुक मैंने प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम पर, उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमारी इससे पहली क्लास में हो चुकी थी। यहाँ पर थे हम पीट्स इंडिया एक्ट पर। पीट्स इंडिया एक्ट भी मैंने पिछली क्लास में करा दिया था। और द्वैध शासन जो है इसके बारे में जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ेंगे, 1919 का अधिनियम आएगा, और जो 1909 वाला अधिनियम आएगा, 1935 के अधिनियम में हम द्वैध शासन को अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए द्वैध शासन के जनक जो हैं लियोनेस कार्टिस हैं, और इनकी बहुत फेमस बुक है डायरकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाएंगे। और जिस तरह का द्वैध शासन है आज भारत के अंदर, देखिए केंद्र के लिए एक सरकार, उसी तरह राज्य के लिए भी एक सरकार है। तो ये द्वैध शासन में बटा हुआ है कि केंद्र पूरे भारत को जो सत्ता के रूप में होल्ड करने वाला कौन होगा, केंद्र होगा। और उसके बाद छोटी छोटी जगह जैसे राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको होल्ड करने के लिए वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था को होल्ड करने के मुख्यमंत्री या प्रशासक होते हैं। तो इसी तरह से द्वैध शासन में बटा हुआ है। तो ये प्रारूप हमने कहाँ से लिया है, तो आप जान पाओगे कि जो संवैधानिक विकास क्रम चल रहा है ये प्रारूप हमने कहाँ से लिया है। तो इन्हीं अधिनियमों से हमने उठाया है विभिन्न प्रारूप। आज की क्लास जो होगी हमारी वो होने वाली है, देखिए 1793 अधिनियम, और 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, और 1853 का अधिनियम। इसके बाद क्राउन के अधिनियम आते हैं सारे के सारे, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो ये 4 अधिनियम होने वाले हैं, 1793, 1813, 1833 और 1853। इन अधिनियमों को आज की क्लास में हम कवर कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा 1.25 करके देख सकते हैं, या 1.50 करके देख सकते हैं, डबल करके देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन है, जैसा आपने ऐसा उसमें देखा होगा, जिस तरह के आज क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एसएससी में देखा होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने थे, और यूपी पैट में तो आपने देखा कि 5-5 ऑप्शन दिए थे। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्वेश्चनों के सारे फॉर्मेट को समझ लीजिए कि 1793 अधिनियम से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप अच्छे से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में वो चीज़ आ गई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर। तो शांति से बैठिए, शांति से बैठकर आप यदि पढ़ोगे तभी नौकरी मिल पाएगी। देखिए नॉर्मली क्या होता है, वीडियो पर 100 लोग आते हैं तो 100 में के 10 ही पूरी वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता लगता कि कितने बच्चों ने देखे, हमें पता लग जाता है कि कितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो का।
जो रिटेंशन रेट होता है वो बता देता है कि कितने बच्चे आए और कितनों ने देखे। तो इस तरह से वीडियो का व्यू बता देता है कितने बच्चे। और आप देख तो हो कि वो 10% बच्चे ही नौकरी ले पाते हैं, 90% भीड़ का हिस्सा रहते हैं। यदि आप भीड़ का हिस्सा नहीं है तो ध्यान से देखिए, किसी की भी क्लास देखिए बड़ी ध्यान से देखिए, नहीं तो फार्म भरने की जरूरत नहीं है भाई, भीड़ का हिस्सा मत बनो। चलिए बात करते हैं आज के इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में। इसके कौन कौन से प्रावधान है। प्रावधान नंबर 1, 1793 के अधिनियम से कंपनी का व्यापार जो था, एकाधिकार था, वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। मैंने बताया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1599 ईस्वी में एक चार्टर लेकर आई थी। चार्टर चार्टर लेकर आई थी कितने वर्षों का, 15 वर्षों का। 15 वर्षों का क्यों आई थी, क्योंकि वास्को डी गामा भारत आया था और भारत आने के बाद अपने खर्च का 65 गुना उसने व्यापार करा था यूरोप में जाकर। उसके इस ज्यादा प्रॉफिट को देखते हुए भारत में बहुत सारे यूरोप से व्यापारी आने लगे और भारत के अंदर जो सामान था वो महंगा होने लगा, तो भीड़ बहुत हो गई थी। भीड़ होने की वजह से ही जो ब्रिटेन, जिसके अंदर 4 देश आते हैं, उन्होंने एक साइन किया कि भाई भारत से ब्रिटेन की ओर से, केवल मैं ब्रिटेन का बता रहा हूँ, पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली की ओर से तो बहुत लोग आ रहे थे। जो व्यापार करना है ब्रिटेन की ओर से वो केवल और केवल कंपनी करेगी, अन्य कोई प्राइवेट व्यक्ति भारत में व्यापार करने नहीं आएगा। ये इसका बैकग्राउंड है जिसकी वजह से इन्हें एकाधिकार का चार्टर मिला था। और ये चार्टर जो है समय समय पर बढ़ाया गया। अब फिर बढ़ा दिया गया 1793 अधिनियम से 20 वर्षों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो हमने इससे पहले के अधिनियम में यहां पर पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये जो है यहां पर इनका जो वेतन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन के रूप में। बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, जिसका पीट्स इंडिया एक्ट के तहत गठन किया गया था, उसके सदस्यों का जो वेतन है भारतीय कोष से किस अधिनियम के तहत दिया जाने लगा, 1793। उसके बाद कानूनों की व्याख्या का अधिकार जो मिला सुप्रीम कोर्ट को मिला। जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हमने कब किया था पता होगा आपको, 1774 ईस्वी में। कहाँ किया था, तो ये कोलकाता के अंदर किया था। कोलकाता के अंदर किया था, कोलकाता के अंदर किया था। और किस अधिनियम से किया था, तो 1773 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, अधिनियम, इसके तहत हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत हमने 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट बनाया कोलकाता के अंदर। और इसी सुप्रीम कोर्ट को देखिए कानूनों की व्याख्या का अधिकार मिला। उसके बाद जैसे आज आप अपना न्यायालय देखते हो जिसके पास जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो एक राइट्स है, वो हमने कहाँ से लिया, तो आप देख सकते हो कि शुरुआत होने लगी है कि संविधान के अंदर हम क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से रखेंगे। यहाँ से देखिए हम क्या रख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो इंस्पायर है जुडिशियल रिव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास होता है, वो कहाँ से इंस्पायर हो सकता है, तो 1793 वाले अधिनियम से हो सकता है। गवर्नर जनरल अपनी उपस्थिति में जो असैनिक सदस्य को उप प्रधान नियुक्त कर सकता था, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना लाइसेंस की जो शराब थी उस पर, उसकी बिक्री पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया 1793 वाले अधिनियम से। उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और क्लास को ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और ये एक ऐसी क्लास है, इसको देखने के बाद आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। तो ये कोई एक स्टूडेंट या टीचर वाली क्लास नहीं है, खुद एक टीचर वाली क्लास है। आप देखोगे तो देखने के बाद आप पढ़ा पाओगे किसी और को भी। उसके बाद आता है 1813 का अधिनियम। इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के साथ एकाधिकार का व्यापार था वो समाप्त कर दिया गया। तो अभी जो बात मैंने कही थी इसको रिलेट करिए एक दूसरे से। एकाधिकार समाप्त किया गया, 1599 में चार्टर मिलता है, चार्टर मिलता है।
और 1793 वाले से 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, वर्षों के लिए बढ़ाया बढ़ाया गया। अब देखिए एकाधिकार समाप्त हो गया, पूछा जाएगा किस अधिनियम से एकाधिकार समाप्त हुआ, 1813 से। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार इनका बरकरार रहा कि एकाधिकार जो रहेगा वो किसके साथ रहेगा, चीन के साथ रहेगा, और भारत के साथ चाय के साथ व्यापार केवल एकाधिकार किसका रहेगा, कंपनी का रहेगा। कोई भी प्राइवेट व्यापारी भारत से चाय खरीद कर नहीं जाएगा, और उसी तरह कोई भी ब्रिटेन का प्राइवेट व्यापारी चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। उसका अधिकार जो होगा केवल और केवल किसके पास होने वाला है, तो वो कंपनी के पास होने वाला है, जिसे चार्टर मिला था 1599। ईसाई मिशनरियों को बसने का, तो ईसाई जो थे अब उन्हें अधिकार दिया गया कि वे भारत में बस सकते हैं, और भारत में बस ही नहीं सकते, उसके साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसी अधिनियम ने यह कहा, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, इसी अधिनियम ने यह कहा कि जो कंपनी है वो क्या काम करेगी, भारतीय शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के अंदर 1 लाख रुपए प्रति सालाना खर्च करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस अधिनियम ने शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भारत में 1 लाख रुपए का खर्च का प्रावधान किया, 1813 का अधिनियम। चलिए आगे बात करते हैं 1833 का चार्टर। ये चार्टर हैं जो कंपनी पर रेगुलेट करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद जो है भारत परिषद अधिनियम चलेंगे, यानी सत्ता ट्रांसफर होगी कहां पर, ब्रिटेन में। वो कहां से होगी अभी बताऊंगा। चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति 1760 से स्टार्ट होती है और 1840 तक चलती है। 1760 से 1820 तक मान सकते हैं, और 20 के बाद 1840 तक तकरीबन औद्योगिक क्रांति चलती है। तो औद्योगिक क्रांति के कारण इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा बदलाव किया गया, और उसके बाद क्या हुआ, लेसज फेयर। लेसज फेयर का जो है, जिसको बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति प्रारंभ होगी, यानी कंपनी भारत के अंदर व्यापार तो करेगी लेकिन यहाँ कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कि यहाँ की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। कौन राजा क्या कर रहा है, हस्तक्षेप की नीति हल्की सी अपनाई जाएगी। ये इसी अधिनियम के तहत आया था, लेकिन हस्तक्षेप करना छोड़ा नहीं है, और कंपनी ने जब तक गई है तब तक हस्तक्षेप किया है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, सेंट हेलेना एक्ट। दरअसल सेंट हेलेना एक द्वीप है, कहां पर है, तो अटलांटिक महासागर के अंदर है, जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है उसके बैक साइड, तो पश्चिम का साइड है, वहां पर मिलेगा एकांत द्वीप। फेमस इसलिए है, आपने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट, इसका नाम सुना होगा। दरअसल नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप की नाक में दम कर रखा था। ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और 2-4 देश थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इन सब की नाक में दम कर रखा था। इसी वजह से क्या हुआ था कि एक आपने युद्ध सुना होगा, वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन बोनापार्ट प्लस यूरोपियों के बीच होता है। ये युद्ध होता है आपका 1815 में। 1815 में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया, यूरोप और ब्रिटेन मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं, और हराने के बाद इसे निर्वासित कर कर, यानी कि देश निकाला कर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज देते हैं। और सेंट हेलेना द्वीप पर भेजने की वजह से वहीं पर इसकी तकरीबन 1830 ईस्वी में 1830 में मृत्यु हो जाती है इसकी। 1830 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो सेंट हेलेना द्वीप है वो चर्चा में आता है। अब उसके अधिकार के लिए लड़ाई होती है, यूरोप के और देश भी करते हैं, रसिया भी करता है, ऑस्ट्रेलिया भी करता है। तब जो है ब्रिटेन एक सत्ता के रूप में उभर चुका था, इसलिए सेंट हेलेना द्वीप पर अधिकार किसका होगा, वो अधिकार होने वाला है ब्रिटेन का। इसीलिए सेंट हेलेना
जो एक्ट है वो आता है 1833 में, और उसके साथ ही 1833 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया जाता है। केंद्रीकरण कैसे होता है यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये अंतिम कदम था केंद्रीकरण का। ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक विधायिकी शक्तियों का केंद्रीकरण के लिए अंतिम रूप प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल का पद जो है, अब केंद्रीकरण कैसे हुआ। देखिए पहले जो था मुंबई और मद्रास और बंगाल वाली जो प्रेसिडेंसी थी वो अलग अलग काम कर रही थी, लेकिन इसके तहत क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था जो 1773 का रेगुलेटिंग आया था, उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था बंगाल का ही, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का बना दिया। भारत का बनाने का मतलब ये है कि है तो वो बंगाल में ही, लेकिन बंगाल का गवर्नर जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कहना लगेगा। उसके पास नागरिक और सैन्य मामलों के लिए सर्वोच्च अधिकार हो गए, और उसके साथ साथ ही बॉम्बे और मद्रास की जो विधायिक शक्तियां थी वो खत्म हो गई। अब उनके पास कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि ये जो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है इनका केंद्रीकरण करने की कोशिश की गई। विधायिका और विधि आयोग। विधि आयोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले सदस्य कौन है, बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध यानी कोड के रूप में करने के लिए जितने भी अधिनियम इससे पहले आए हैं उनको सभी को कोड के रूप में संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग का गठन किया हुआ। पहले सदस्य लॉर्ड मैकाले बने। ये यहाँ से प्रावधान है। और क्या क्या प्रावधान किए गए, कंपनी की जो भूमिका है इसमें व्यापारिक जो कार्य है उसका समाप्त कर दिया गया। अभी देखिए ये जो है ऑप्शनल समाप्त हुई है, कंपनी पूरी समाप्त नहीं हुई है। ये 1858 के अधिनियम के तहत इस कंपनी के सारे राइट्स भारत से खत्म कर दिए जाएंगे। अभी इसके पास एक प्रशासनिक संस्था के रूप में राइट्स है बस, और आगे जाकर 1873 ईस्वी में इसको बिल्कुल भंग कर दिया जाएगा। आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ, जो कंपनी देखिए 1599 में 15 वर्षों का चार्टर, और उसके बाद 1793 से 20 वर्षों का, और 1813 से जो थी चाय और चीन के साथ व्यापार, और 1833 ने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब एकाधिकार इसका बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहीं पर भी भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश आ रहे हैं उन सब से इसका जो है व्यापार एकाधिकार खत्म हो चुका है। अब ये केवल एक प्रशासनिक संस्था है। उसके बाद 1858 से इसका बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, और 1873 में इसको भंग कर दी जाएगी। लेकिन 1874 में इसको फिर से बनाया जाता है। और आपके लिए एक और न्यूज़ बता देता हूं, यहाँ पर 1800 ये आ जाएगा 2010 में एक भारतीय हैं जिनका नाम है संजीव मेहता। संजीव मेहता ने इसका नाम और ट्रेडमार्क खरीदा था। तो ये भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस कंपनी ने भारत पर 200-300 साल राज किया, उसी कंपनी का नाम और ट्रेडमार्क जो है वो संजीव मेहता जी के द्वारा इसको खरीद लिया गया था 2010 में। आगे क्या क्या प्रावधान हो गए इसके, भारतीयों के लिए समान अवसर। जो आप सिविल सेवाएं पढ़ते हो भाग 14 के अंदर, भाग 14 संविधान का भाग 14 सिविल सेवाओं से रिलेटेड है। और अखिल भारतीय सेवाओं में एक है कि यूपीएससी का गठन होता है 315 अनुच्छेद 315 भाग 14 इसमें दिया गया है। तो ये इंस्पायर हो सकता है यहाँ से। सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत करने का प्रयास किया गया, लेकिन लागू नहीं हुई क्योंकि निदेशक मंडल जो था, जो पीट्स इंडिया एक्ट के तहत हमने गठन किया था, उसने कह दिया भैया से लागू मत करो अभी। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि लागू नहीं हुआ है। लागू कहां होगा,
इसके बाद के एक्ट में होगा। दास प्रथा का अंत हुआ, और ये अंत देखिए इस एक्ट के द्वारा, इंपॉर्टेंट करना है उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। दास प्रथा का अंत किस एक्ट से हुआ, इससे हुआ, लेकिन होते होते समय लगा 1843 का समय। तो पूर्ण रूप से भारत के अंदर दास प्रथा बैंड जो हुई है वो कब से हुई है, ये होगी 1843 से। आगे बात करते हैं 1853 का। तो ये लास्ट अधिनियम है, उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आप सभी की समझ में आ गया होगा। 15-20 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो 20-22 मिनट की क्लास में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ, और आपको वो हिस्ट्री बता रहा हूँ। यदि आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे भी, भाई बहन या किसी और बच्चे को पढ़ाओगे, तो आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए इस अधिनियम ने क्या किया है, विधायी और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कर दिया। विधायी कार्य कानून बनाने का और प्रशासनिक कार्य जो है इनको अलग अलग कर दिया गया गवर्नर जनरल के। विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहाँ से होता है, तो ये शुरू होता है 1853 के अधिनियम से। विधि सदस्य जो अभी हमने पिछले उससे बनाया था, विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को यहाँ पर बनाया था, इस अधिनियम से लॉर्ड मैकाले को बनाया था हमने। देखिए तो उसको क्या किया गया, उसको गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया। पहले पूर्ण नहीं था, लेकिन अब पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल चुका है। सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के अंदर विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। ये सभी पॉइंट ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस इन्हें क्वेश्चन की फॉर्म में आप क्वेश्चन मार्क लगाकर कर सकते हो। किस अधिनियम के तहत, या ये पूछा जाएगा केंद्रीय परिषद अधिनियम किस अधिनियम, ज्यादातर अधिनियम ही देता है बस। तो इस तरह से क्वेश्चन ही बनते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या क्या है, देखिए ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली, अभी देखिए उनके पास यहाँ पर अधिकार दिया गया था, यहाँ पर इनके पास प्रशासनिक संस्था के रूप में छोड़ी थी इसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन इस अधिनियम ने नियुक्ति करने की जो उसके पास पावर थी उसको भी वापस ले लिया, यानी कि अब कंपनी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को परीक्षाओं के आधार पर यहां से भरना स्टार्ट हुआ, यानी कि सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, जो पहले इससे पहले एक्ट में निदेशक मंडल ने मना कर दिया था, लेकिन यहां से भारतीयों को भी इसके अंदर ये दरवाजे खोल दिए गए कि कंपनी के अंदर जो मुख्य पद होंगे उसमें भी भारतीय शामिल हो सकते हैं। 1854 में लॉर्ड मैकाले ने इसी संदर्भ में कि भारत के अंदर शिक्षा का प्रसार किया जाए, तो लॉर्ड मैकाले समिति की स्थापना की गई। और आपने सुना होगा एक एक्ट लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड डिस्पैच अधिनियम एक्ट, ये आता है 1854। भारत के अंदर किसके लिए, शिक्षा के लिए सबसे पहला यदि कोई एक्ट आता है तो वो आता है वुड डिस्पैच अधिनियम, भारतीय शिक्षा के लिए। हालांकि ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए था, लेकिन भारत में पहला एक्ट यही आता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। 1854 में मैकाले समिति की स्थापना होती है कि परीक्षाएं कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, ये होगा। और उसके साथ साथ भारत के अंदर शिक्षा के प्रसार के लिए वुड डिस्पैच अधिनियम आता है। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर को हटाकर बनाया गया था। बंगाल का जो प्रशासन है उसके लिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, तो इसके बाद जो विकास क्रम में पढ़ेंगे हम ये वाले सभी अधिनियमों को पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम जो ये कहेंगे 1858 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक 1947 तक कौन कौन से अधिनियम आए, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 1919 और 1935 यदि आपने ये सब पढ़ रखे हैं तो इम्पोर्टेंट है। 1861 इम्पोर्टेंट है, 1858 इम्पोर्टेंट है। तो ये वे अधिनियम है जहां से कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होता है।
तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। हो सकता है 20 मिनट की क्लास आपकी जो अगली है वो होगी, और वे 2 क्लास भी हो सकती हैं। तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, हो सकता है, क्योंकि 20-25 मिनट से मैं ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगा भी नहीं, क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे। और फिर इसके बाद सारी क्लासों को कंबाइंड करके मैं एक क्लास बना दूंगा, चाहे वो 1.5 घंटे की बने चाहे 2 घंटे की बने। तो आप पहले इन क्लासों को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आई होगी। और इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा कंबाइंड। जब ये क्लासें खत्म होगी उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिलने वाला है। आप चारों क्लास से 5 क्लास देखोगे तब आपको इकट्ठा पीडीएफ मिलेगा इस वाली क्लासों का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपनी तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीएसआई का एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए जो 2-3 महीने आपके पास बचे हैं उनमें अपनी तैयारी को कवर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।